नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार शाम को भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाली 3 छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार शाम करीब 7 बजे राव आईएएस स्टडी सेंटर नामक कोचिंग से जलभराव की सूचना मिली। कॉल करने वाले ने बताया कि वहां कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो पूरे बेसमेंट पानी से भरा हुआ था। बेसमेंट में भरे हुए पानी को पंप से निकाला गया, जिसके बाद 3 शव बरामद हुए। मरने वाले में 2 छात्राएं और 1 छात्र हैं। इसी सप्ताह की शुरुआत में ही मध्य दिल्ली के पटेल नगर इलाके में भारी बारिश के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले 26 वर्षीय एक अभ्यर्थी की उस समय करंट लगने से मौत हो गई, जब उसने एक लोहे के गेट को छू लिया जिसमें से बिजली गुजर रही थी। हमारी मौजूदगी उसी कोचिंग सेंटर के बाहर है जहां दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। एक चश्मदीद हैं सौमित्र तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सौमित्र, क्या बताना चाहेंगे आप हादसे के बारे में? आप बता रहे हैं कि यहाँ उस वक्त पुलिस पहुंची थी, उन्होंने कुछ को शुरुआत में रेस्क्यू भी कराया था। यहाँ पे जब रोड पे पानी भरने के बाद में जैसे ही पानी का फ्लो, दरवाज़ा टूटने से जैसे ही पानी अंदर गया था तो यहाँ से स्ट्रेस कॉल गया था जब पुलिस के पास में, तो पुलिस से 3 लोग आए थे, जिनमें से एक सर ने शुरुआत में, कुछ बच्चे तो थोड़ा खुद से निकल पाए थे, उसके बाद में एक सुनील सर हैं, उन्होंने 5 बच्चों को, वो लगभग सुनील सर यहाँ तक पूरे पानी के अंदर डूब के, उनका बाद में मैंने देखा भी कि उनका पैर स्वेल हो गया, एक पैर में चोट भी आई हल्की। उन्होंने 5 से 6 बच्चों को उन्होंने बचा पाया। और उसके बाद से फिर वो पानी का फ्लो इतना तेज़ हो गया था कि वो फिर, और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सा धीरे निकल रहे थे, क्योंकि वो भी पैनिक कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाएं। उसके बाद में फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो फिर तब उसके बाद में बाकी सारे ब्लॉक हो गए। आप कह रहे हैं कि जब पहली कॉल हुई उसके बाद 3 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे। हाँ, तुरंत। उस वक्त कुछ यहाँ पर ऑपरेशन के लिए उस वक्त नहीं था, लेकिन बाद में आया। हाँ। तो क्या वो 5-6 लोगों को उन्होंने शुरुआत में बचाया, आप ये बता रहे हैं? तो क्या उस वक्त पानी की स्थिति यहाँ पे कैसी थी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं? यहाँ पे खड़े तो यहाँ पे घुटने से ऊपर पानी था रोड पे। रोड पे यहाँ पे हमेशा ही जब भी बारिश होती है, यहाँ पे हमेशा आधे घंटे भी बारिश होती है तो इस एरिया में घुटने से ऊपर हो जाता है, और पीछे के साइड के एरिया में यहाँ तक पानी रहता है। आधे घंटे की बारिश में यहाँ पे ये हाल हो जाता है, हमेशा होता है। जब भी बारिश होती है तब यही कंडीशन होती है, और उसके लिए ना एमसीडी कोई काम करती है, ना ही कोई और गवर्नमेंट कोई कुछ भी काम करती है। यहाँ पर सभी इंस्टीट्यूट्स में इसी तरह से बेसमेंट हैं? हाँ, ज़्यादातर सारे इंस्टीट्यूट में बेसमेंट्स हैं। सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं तो उनके सब में बेसमेंट्स उनके अलाउड हैं। अच्छा, आप उन पुलिसकर्मी के बारे में बता रहे थे जिनका नाम सुनील था, उनसे अभी आप बात भी कर रहे थे, वो भावुक भी हो रहे थे, उसको उस मंजर को याद, जब वो 5 लोगों को जब वो बचाने के बाद में, जब एक लड़की वहाँ पे अंदर थी कि उसका हाथ छूट गया था इनके हाथ से, और इन्होंने फिर अंदर डंडा चला के भी उसको बचाने की, मतलब उसको पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाई। और फिर जब इनके कंट्रोल से बाहर हो गया तो जब इनको बाकी पुलिसकर्मियों ने इनको बाहर निकाला है, उसके बाद वो बैठ के रो रहे थे लिटरली। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे कि मैं बाकी को नहीं बचा पाया। और उनको कोशिश तो उन्होंने पूरी की थी, और उनका जितना हट्टा कट्टा शरीर है उसके बावजूद भी, यहाँ तक पानी में डूबे होने के बावजूद भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसा पुलिस वालों से बहुत ही कभी कभार देखा जाता है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इस घटना के बाद आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र हैरान हैं। छात्रों ने कोचिंग सेंटर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि कोचिंग सेंटर में सुरक्षा की अनदेखी की जाती है। छात्रों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता दीपक बिष्ट ने। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हजारों छात्र राजेंद्र नगर इलाके में आपको दिखाई देंगे। जो हादसा हुआ उसके बाद सारे छात्र खुद हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुछ छात्र हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं। कितनी यहाँ पर इस तरह के कोचिंग सेंटर चल रहे होंगे आप? यहाँ पे मतलब 100 के आसपास लगा लो आप कोचिंग सेंटर्स है, छोटे मोटे मिला के, बड़े छोटे सारे मिला के। और लाइब्रेरीज कितनी चलती हैं यहाँ पर? लाइब्रेरीज तो उससे ज़्यादा है, प्राइवेट लाइब्रेरीज है, हर बिल्डिंग के नीचे एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी भी 100+ है, और सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है। सारी लाइब्रेरी 95%, हर एक गली में, मतलब 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। और चार्जेस कितना लेते हैं? चार्जेस सर 2500 से स्टार्टिंग है लाइब्रेरी का रेट, और एक गली में ना कम से कम ना 5-6 लाइब्रेरी हर एक गली में है। अब 2500, 3000, 3500 तक का चार्जेस है लाइब्रेरी के, और 50 सीट रहेंगे उसके अंदर, एक सिंगल गेट रहता है।
कमरे भी हैं, कोचिंग या बिल्डिंग ही है यहाँ पर? नहीं, मतलब कि इधर मेन बिल्डिंग इधर ही हो गई, और जो ऊपर नीचे स्टूडेंट रहते हैं, नीचे लाइब्रेरी है। इसी में कोई ये नहीं है, सुविधा नहीं है, ना फायर का, ना ये पानी घुस गया, किसी चीज़ का नहीं है। और ये होता ही रहता है। ये अभी मुखर्जी नगर में हुआ था, वहाँ सारे लाइब्रेरी बंद करा दी बेसमेंट में। अभी आज यहाँ हो गया, अब यहाँ आज बंद करवाएंगे, जबकि वहाँ मुखर्जी नगर में वो उससे कुछ सीखे नहीं। सर ये इसी की है, मतलब एमसीडी की लापरवाही इसमें ज़्यादा बताई जा रही है। अभी नीलेश राय नाम के एक युवक की छात्र की मौत हो गई थी, क्योंकि मेंस निकालने की तैयारी में थे नगर में। हाँ सर। उसके बाद भी लापरवाही यहाँ पर इतनी बड़ी है। कोचिंग सेंटर मोटा पैसा तो लेते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे लगभग 40-50 के आसपास कोचिंग वगैरह होगी, और सबकी मतलब पर्सनल लाइब्रेरी होती है इनकी, लेकिन सेफ्टी के नाम पर ये कुछ ही प्रोवाइड नहीं करवाते हैं कोचिंग वाले। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक, बिस्टू न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इस घटना के बाद से कई सवाल भी, और ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है। और सवाल ये भी कि क्या कोचिंग सेंटर में लापरवाही होती है जिस वजह से इन छात्रों की जान चली गई। और सवाल ये भी कि क्या कोचिंग सेंटर नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो ये न्यूज़ 18 के बड़े सवाल, बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन। सवाल ये कि क्या कोचिंग सेंटर में लापरवाही होती है, और क्या कोचिंग सेंटर नियमों का पालन नहीं करते। बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की अहम बैठक आज भी हो रही है। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। पीएम मोदी भी दूसरे दिन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हो रही इस बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा की जा रही है, साथ ही आगे की रणनीति पर भी मंथन हो रहा है। इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बैठक आज दूसरे दिन भी, और दूसरे दिन की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हो रही इस बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा की जा रही है, साथ ही आगे की रणनीति पर भी मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हुए हैं। आज पीएम मोदी मन की बात करेंगे। मोदी 3.0 का दूसरा मन की बातें होगा। 112वीं बार देशवासियों से बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कई मुद्दों पर विचार अपने साझा करेंगे। सुबह 11 बजे से प्रसारण किया जाएगा। ओलंपिक और 15 अगस्त पर चर्चा संभव मानी जा रही है। तो आज पीएम मोदी मन की बात करने वाले हैं। 112वां एपिसोड आज होगा। देशवासियों से बातचीत होगी, कई मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। सुबह 11 बजे से इसका प्रसारण होगा। ओलंपिक और 15 अगस्त पर चर्चा संभव मानी जा रही है। शेखपुरा से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। बरबीघा थाना क्षेत्र में शराब बिक्री की सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची, तभी शराब माफियाओं ने उन पर हमला बोल दिया। 3 पुलिसकर्मी की शराब माफियाओं ने पिटाई भी की है। घायल तीनों पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है, और इस हमले में 3 पुलिसकर्मी की शराब माफियाओं ने पिटाई की है। घायल तीनों पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नवादा में समढ़ाले के दरवाजे पर भारी मात्रा में वोटर आई कार्ड फेंके गए हैं। वोटर आई कार्ड इस तरह समढ़ाले के बाहर देख लोग काफी हैरान हुए। लोगों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की है, साथ ही प्रशासनिक लापरवाही भी बताया जा रहा है। हालांकि कुछ समय बाद अधिकारियों ने कार्ड को जब्त भी किया। किसी को ये नहीं पता कि वोटर आई कार्ड यहां आए कैसे। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। गेट के बाहर में देख रहे हैं कि वोटर ID कार्ड जो है वो पूरा फेंका हुआ है। इस तरह से देखिए हमारे हाथ में है, और लगभग यहाँ पर सैकड़ों से ज़्यादा वोटर कार्ड बाहर में फेंका हुआ है। तो हम समझते हैं यह जो है अधिकारी का ही लापरवाही है, जो आम जनता तक ये वोटर कार्ड नहीं पहुँचता है, और शायद इसी कारण जो है नवादा का वोट परसेंटेज नहीं बढ़ता है।
मोतिहारी के लोगों को अगले महीने बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मोतिहारी शहर के सबसे व्यस्ततम कचहरी गुमटी पर बन रहे आरओबी का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है। अब अप्रोच पथ का निर्माण कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है। इस आरओबी के शुरू हो जाने से लोगों को डीएम कार्यालय, व्यवहार न्यायालय के साथ साथ सभी सरकारी कार्यालय में जाने में आसानी होगी। साथ ही NH 28 से सीधे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। लोगों को जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। इस आरओबी के निर्माण से शहर के लोग खुश हैं। निर्माण कार्य खत्म होने के बाद इस आरओबी का उद्घाटन होगा और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहा है, ये पूर्वी चंपारण के मोतिहारी कचहरी चौक की तस्वीर है और यहीं पर आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है। खासतौर पर इन इलाकों में जाम की समस्या काफ़ी रहती थी और अमूमन घंटों घंटे लोगों को लगते थे और ये सबसे पॉश इलाका है क्योंकि कचहरी जो समाहरणालय है वो भी यहाँ पास है, जो व्यवहार न्यायालय है वो भी पास में ही। वैसी स्थिति में लोग काफ़ी परेशान थे और इसके बाद रेलवे ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर आरओबी का निर्माण कराया जाए और निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जो अप्रोच पथ है उसका निर्माण कार्य जो है वो कराया जा रहा है और बहुत जल्द ही चंपारण वासियों को इसका तोहफा मिलेगा। खासतौर पर लोग जो जाम की समस्या से जूझते थे वो जो है वो दूर हो सकेगा। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कचहरी चौक है, सीधे जो है कलेक्ट्रेट और व्यवहार न्यायालय है। तो वैसी स्थिति में जो शहर से इन इलाकों में आने के लिए सुगमता से आरओबी के माध्यम से लोग आ सकते हैं। जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। घंटों घंटे जो जाम में जूझते थे उन लोगों को बड़ा तोहफा जो है वो मिलने जा रहा है और जल्द ही अगले महीने जो जानकारी मिल रही है कि अगले महीने आरओबी का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और आम लोगों के लिए ये आरओबी खोल दिया जाएगा ताकि लोग जो है सुगमता के साथ अपनी यात्रा कर सके और जाम से मुक्ति पा सके। उनिश कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी चंपारण। नालंदा के गिरियक के घोड़ा कटोरा में गंगा जी राजगिरी जलाशय अब धीरे धीरे दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित होने लगा है। लोग बड़ी संख्या में गंगा जी राजगिरी जलाशय देखने पहुंच रहे हैं। पहाड़ों से घिरे इस डैम में मोकामा के हाथीदह से पाइप के जरिए गंगा जल लाकर इकट्ठा किया जाता है, जहां से नवादा, गया, नालंदा के लोगों को पानी की सप्लाई होती है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। नालंदा जिले के घोड़ा कटोरा में बने गंगा जी जलाशय को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम पहुँचे हैं नालंदा जिले के गिरियक स्थित घोड़ा कटोरा में, जहाँ आप देख सकते हैं गंगा जी जलाशय जो है राजगिरा जो है यहाँ पर जो है पर्यटक जो है यहाँ पर लगातार आना शुरू हो गया है और यहाँ पर लोग जो पहुँचते हैं ये देखने के लिए पहुँचते हैं कि जो मोकामा के हाथीदह से किस तरह यहाँ पेयजल लाया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से, जो बता दें कि ये 2 किलोमीटर लंबा क्षमता वाला यह डैम बनाया गया है और 17 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। सबसे बड़ी बात है कि 9.915 MLCM मीटर का जो क्षमता का है, यहाँ पर जो पेयजल आपूर्ति के लिए यहाँ पर जो गंगा जी का पानी है यहाँ पर स्टॉक किया जाता है और यहाँ पर फिलहाल 7525 MLCM जो है यहाँ पर पानी अभी फ़िलहाल स्टॉक है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बारिश के समय जो है यहाँ गंगा जी का पानी यहाँ पर जो है स्टॉक किया जा रहा है। बताया जाए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या देखने के लिए पहुँचे? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे डैम देखने के लिए पहुँचे थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, नीतीश सरकार के द्वारा बनाया गया है और यहाँ पे हाथीदह से ला करके गंगा जल यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और फिर उसी गंगा जल को यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। सर क्या लग रहा है एक पहाड़ी इलाका में इस तरह का गंगा जी का जो जलाशय स्टॉक करना सबसे बड़ी बात है या तो काफ़ी नीतीश कुमार का काफ़ी शानदार काम है सर। तो देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ जो पर्यटक है यहाँ लगातार जो पहुँच रहे हैं, खास करके दर्शनीय स्थल जो है इस तरह से बना हुआ है कि लोग यहाँ पर पहुँचकर जो गंगा जी का जलाशय है उसे देखने के लिए पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ है कि गंगा जी का पानी जो बरसात के समय यहाँ लाकर स्टॉक किया जा रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। शेखपुरा में श्रम संसाधन विभाग ने नई पहल की है। विभाग ने ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ने के लिए 36 ईंट भट्टों को चिन्हित किया है, जहां मजदूरों के बच्चों का एडमिशन पास के स्कूल में कराया जाएगा। हालांकि श्रम संसाधन विभाग को इस काम में कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि मजदूर काम खत्म करके अपने घर लौट जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने।
शेखपुरा जिले में ईंट भट्ठा में काम करने वाले मजदूरों के लिए राहत वाली खबर है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के संयुक्त कार्रवाई में ईंट भट्ठा में काम करने वाले मजदूरों के लिए बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कई योजना को स्वीकृति भी दी गई है और श्रम विभाग द्वारा कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जो भी ईंट भट्ठा चिन्हित ईंट भट्ठा की जा रही है, जहाँ बड़े पैमाने पर मजदूर काम करते हैं, मजदूर के बच्चों को भी एजुकेशन से जोड़ने के लिए जो बगल के स्कूल है वहाँ नामांकित करवाया जा रहा है। 6 महीना के लिए कहिए तो वो प्रवास पर ही चला जा रहा है और साथ में बच्चे जा रहे हैं और इससे बड़े पैमाने पर शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो अगर उसको वहाँ के स्कूल से जोड़ा जाए तो अच्छी पहल है, लेकिन देखिए ये बात कहाँ तक के सच साबित होता है, ये देखने का चीज़ है। जहाँ चिमनी भट्टे में जो महिलाएं कार्यरत थी या उनके माता पिता कार्यरत थे, उन बच्चों को पास के स्कूल में हम लोगों ने एनरोल कराया है। यहाँ भी हम लोगों ने एनरोल कराया है बहुत सारे बच्चों को। लेकिन ये मौसमी मजदूर होते हैं। आमतौर पे इधर झारखंड से लगता हुआ जो भी ज़िला है, तो झारखंड के श्रमिक ज़्यादा आते हैं। वो 4 महीने फिर काम करने के उपरांत यहाँ से पलायन कर जाते हैं। लेकिन ये कराया गया है और लगातार ये अभियान चलता रहता है। सारे चिमनी भट्टों पर CCTV लगाने का आदेश दिया गया है ताकि कभी भी हमारे ऑफिसर जाके उसका एक्सेस लेके देख सकें कि यहाँ पे बच्चा कोई काम कर रहा था कि नहीं। निश्चित रूप से सरकार की योजना है कि सभी बच्चे पढ़े, सभी बच्चे स्कूल जाए, वो योजना सफल होगी। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। मुंगेर के सावन मेले में भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। भक्त लगातार बाबा धाम कांवर लेकर जा रहे हैं। इस बीच कच्ची कांवरिया पथ पर शिव भक्त 200 किलो वजनी शिव परिवार को कांवर पर लेकर बाबा धाम जा रहा है, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। कांवरियों ने बताया कि करीब 50,000 रुपए की लागत से 200 किलो वजनी शिव परिवार की प्रतिमा तैयार की गई है। बाबा भूतनाथ सेवा संघ क्लब की तरफ से हम लोग आ रहे हैं वहाँ से। इसका वेट करीब 30 kg होगा और इसका लागत कम से कम 40-45 हज़ार रुपये लगा है। और इसका वेट इसका पूरा वेट जितना पूरा इसका वेट 200 kg तक का होगा। और ये हमारा तीसरा साल है। पिछले इसके प्रीवियस ईयर में हम लोग लेकर आए थे आपका उज्जैन मंदिर, वो भी करीब 150-200 kg का वेट था उसका भी। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के माइक बंद करने का आरोप पर जीतनराम मांझी का बयान सामने आया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि सब लोगों को 5 मिनट का समय मिला था। जब ममता बनर्जी का 5 मिनट का समय हो गया तो उन्हें कहा गया आपका समय हो गया। इसी पर ममता बनर्जी भड़क गई और वो उठकर चली गई। वहीं तेजस्वी के बिहार में बढ़ते अपराध के सवाल पर मांझी ने तेजस्वी पर हमला बोला। मांझी ने कहा जब 2005 के पहले घटना होती थी तो CM आवास में मोलतोल होता था, CM आवास से समझौता होता था। कोई बात नहीं थी। सवाल है सब लोगों को 5-5 मिनट का समय मिला था। उनको 5 मिनट हो गया तो उनको वार्निंग दिया गया कि अब समय आपका हो गया। इसी पर वो अपना कुछ आगे पीछे बोल करके कि आप भेदभाव कर रहे हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा समय दिए हैं, हमको कम समय दे रहे हैं। और ये जो बजट आपका है और नीति आयोग है, इसका कोई मतलब ही नहीं, एकदम राजनीति से प्रेरित है। और ऐसा करके उठ के चले गए। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था राम भरोसे दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान लूट ली जाती है, सरकार सोई रहती है। देखिए इस पर तो हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को, इस कदर यहाँ पर जो भी कुछ होता है तो तुरंत ही घटना घटती है तो उसको पुलिस लोग अपना एक्शन लेते हैं। अभी जीतन जी का जो मर्डर हुआ सहनी जी के पिताजी का, तो देखे नहीं सारा मामला सामने आ गया। उसी प्रकार से घटना अलग चीज़ है, लेकिन उसको प्रति जो सरकार की रवैया है, सख्त रवैया है। जब 2005 के पहले घटना होती थी तो एक अन्य मार्ग में उसका होता था मोल तोल और उसमें समझौता होती थी। अरे लड़कन ये सब भूखल बा, एखनी के कुछ दे दे ही हो गए मामला। तो ये तो आज नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये कहना कि एक सियार है, सियार को पूंछी कट गई थी तो वो कहता है कि पूंछी बहुत ख़राब है, सब पूंछी कटा दो। वही हालत आज वो कर रहे हैं। आरा के एक युवक के मिहिरगर की मौत दुबई में हार्ट अटैक से हो गई, लेकिन उसका शव भारत नहीं लाया जा सका है।
परिजन शव को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से अपने नौजवान बेटे को खो चुकी मां की आंखों में आंसू अब सूख चुके हैं। मां ने पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री और सीएम नीतीश कुमार से शव को वापस लाने की गुहार लगाई है, लेकिन शव भारत नहीं आ सका है। भोजपुर जिले के आरा निवासी पद्मश्री डॉक्टर भरत मिश्रा का पोता मिहिर गर्ग दुबई के मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। इसकी हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजन पिछले 4 दिनों से उसकी डेड बॉडी के आने का इंतजार कर रहे हैं। परिवार वालों ने आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से भी शव को भारत लाने की गुहार लगाई है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।